नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इससे पहले हमने 2 वीडियो पढ़े हैं। एक में हमने पूरी भूमिका तैयार की है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। दूसरे वाले में हम लोगों ने कांग्रेस से पूर्व के जितने भी राजनीतिक संगठन थे, चाहे वो भारत में रहे हो या भारत से बाहर विदेश में रहे हो, उन सब का हम लोगों ने विधिवत अध्ययन किया है। और आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में समझेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो देश को आजाद कराने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी राजनीतिक संगठन के तले भारत में कई ऐसे व्यक्ति जो देश को आजाद कराने के इच्छुक थे, इसी राजनीतिक संस्था से जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी लोग थे जो इस संगठन से नहीं जुड़े, लेकिन उनका भी उद्देश्य क्या था? भारत को आजाद कराना ही था। हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो शुरुआत होती है वो कब होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत 1885 ईस्वी में हो रही है। इस समय भारत में लॉर्ड डफरिन का शासन है। लॉर्ड डफरिन का शासन है। पहला प्रश्न ये बनेगा कि इस समय आपका वायसराय कौन है? इस समय वायसराय कौन है? आपके हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। आपसे फिर ये प्रश्न पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हो रही है, स्थापना दिसंबर, इसकी डेट देता है 28 दिसंबर 1885 को। ध्यान देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हो रही है वो 28 दिसंबर 1885 को हो रही है। इस समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड डफरिन है। अच्छा, इसकी स्थापना के इसके संस्थापक कौन है भाई? संस्थापक की बात करेगा, इसके संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम महोदय हैं। ए.ओ. ह्यूम का मतलब है एलन ऑक्टेवियन। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का मतलब क्या हो गया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये जो ए.ओ. ह्यूम नामक व्यक्ति है, ये भारत का नहीं है, ये विदेश का रहने वाला है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य भी था। इसकी देश की अगर हम बात करें तो ये स्कॉटलैंड का था। कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का था। इसी की अध्यक्षता में क्या हो रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो कहां पे रही है? अगर स्थान की बात करेंगे तो स्थान कहां हो रही है? बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हो रही है? बंबई में। बंबई में कहां? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हो रही है। संस्कृत विद्यालय में हो रही है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हो रही है। 2-3 प्रश्न आपके आसान बन गए कि ए.ओ. ह्यूम जो इसका संस्थापक था, इसकी स्थापना कहां पे कर रहा है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हो रही है। स्थान की बात कर दिया। और संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक व्यक्ति इसका संस्थापक है। और इसके सचिव की बात करेंगे तो सचिव भी ए.ओ. ह्यूम ही है। अगर हम सचिव की बात करेंगे, मान लो आपसे पूछ लेता है सचिव इसका कौन है, तो सचिव भी कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि अध्यक्ष कौन है, अगर बात करता है अध्यक्ष की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जब प्रथम अधिवेशन हो रहा है, अध्यक्ष कौन है? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। मतलब क्या हुआ? व्योमेश चंद्र बनर्जी।
ध्यान देना, इसके अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर आपसे बात करता है जब इसकी स्थापना में सदस्य कितने हैं, स्थापना के समय सदस्यों की संख्या की बात करता है तो 72 सदस्य थे। जब इसकी स्थापना हो रही है उस समय इसमें कितने सदस्य हैं? 72 सदस्य हैं। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसका पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता, इसे ही क्या कहते हैं? कांग्रेस का पिता कहा जाता है। कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। और स्थापना, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है, इस स्थापना की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो मद्रास से एक पत्र निकलता था हिंदू, यानी इसकी जानकारी किसने दी सबसे पहले? अगर जानकारी की बात करते हैं, जानकारी कहां से मिली है? कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में सबसे पहले छपा कहां था? तो मद्रास से एक पत्र निकलता था, हिंदू पत्र, यानी मद्रास के हिंदू पत्र में इसकी जानकारी मिली थी। मद्रास के हिंदू नामक एक पत्र में इसकी जानकारी मिलती है। किससे? मद्रास से छपने वाले हिंदू नामक पत्र से इसकी जानकारी मिलती है। फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में दिसंबर में हो रही है। इसका जो पहला अधिवेशन है 28 से लेकर के 28 से 31 दिसंबर तक चला था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। इसका पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ होता था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ होता था। संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द किसके सुझाव पर किया गया था? तो दादा भाई के सुझाव पर किया गया था। आपसे प्रश्न पूछता है भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द जो है किसके सुझाव पर किया गया था? यह संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द जो रखा गया था किसके सुझाव पर रखा गया था? आपके दादा भाई के सुझाव पर रखा गया था। किसके सुझाव पर रखा गया था? दादा भाई के सुझाव पर रखा गया था। और रखा किसने? उस समय अध्यक्ष भाई कौन है? अध्यक्ष कहां गया? ये WC बनर्जी हैं। और संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम है। तो A.O. ह्यूम जो संस्थापक होने के साथ इस संस्था का क्या है? सचिव है। इसी ने क्या रखा था? दादा भाई ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर अगर हम कांग्रेस शब्द का प्रयोग करें, कांग्रेस का अर्थ सभा होता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो A.O. ह्यूम ने क्या किया? इनकी बात को मान लिया और इनके स्थान पर क्या किया गया? इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, पूरी चीजें हो गई। अब देखते हैं प्रमुख कथन इसके बारे में। देखिए, इसको मिटाते हैं। आप इसके बारे में एक जानेंगे, जो A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति है वो कांग्रेस की जब स्थापना कर रहा था तो उससे पहले एक पत्र लिखता है। किसको पत्र लिखता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो स्नातक के छात्र थे उनके लिए एक पत्र लिखता है। ध्यान दो, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व A.O. ह्यूम ने कलकत्ता कॉलेज के, कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों को एक पत्र लिखा। क्या किया? एक पत्र लिखा। ध्यान देना, इन्होंने जो पत्र लिखा था वो किसके लिए लिखा था? कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो स्नातक के छात्र होते थे उनके लिए इन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग संगठित होकर के किसी काम को प्रयास करेंगे तो उस काम का परिणाम अच्छा होगा। अगर आप व्यक्तिगत अलग अलग चीजों में रहेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को महत्व देंगे, तो इसका कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। जैसे इन्होंने ये कहा कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान हो, इन्होंने कहा, क्या कहा? बिखरे हुए व्यक्ति, ये सारी परिभाषाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो,
क्यों ना हो, परंतु बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो परंतु शक्तिहीन होते हैं, परंतु शक्तिहीन होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, शक्तिहीन होते हैं। बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो परंतु शक्तिहीन होते हैं। आवश्यकता है संघ की, संगठन की, आवश्यकता है संघ की, आवश्यकता है संघ की, संघ की, संगठन की, आवश्यकता है संघ की, संगठन की। देखिए इनकी सोच देखो, ये क्या कर रहे हैं कि कलकत्ता में जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने कहा कि आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही समझदार क्यों ना हो, परंतु अगर आप बिखरे हुए हैं तो आप शक्तिहीन हैं, आपका कोई औचित्य नहीं है, आप बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन अगर अभी आप लोग एक पर्दे के पीछे आकर के, एक संगठन के पीछे आकर के, एक झंडे के नीचे आकर के काम करना शुरू करेंगे तो आपकी अहमियत बढ़ जाएगी। यही सुझाव किसने दिया था? आपके ए.ओ. ह्यूम ने दिया था। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आगे देखते हैं फिलहाल, जो आपके ए.ओ. ह्यूम महोदय थे, ए.ओ. ह्यूम महोदय के जीवनीकार कौन थे? ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी? विलियम वेडरवर्न ने लिखी थी। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? विलियम वेडरवर्न ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी। और ए.ओ. ह्यूम लगभग 22 वर्षों तक, लगभग कितने 22 वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे। फिर कहता है इनके जीवनीकार जो ए.ओ. ह्यूम वेडरवर्न थे, इन्होंने कहा कि भारतीयों में बढ़ते असंतोष की, भारतीयों में बढ़ते असंतोष की शक्तियों से बचाने के लिए, जो भारतीयों में असंतोष बढ़ रहा था, उनके अंदर गुस्सा थी, उन गुस्सों से देश को बचाने के लिए, उन गुस्सों से अंग्रेजों को बचाने के लिए, उन गुस्सों से देश में राजनीतिक हिंसा ना फैले, इनसे बचाने के लिए उस समय एकमात्र संस्था सक्रिय हुई जिसका नाम कांग्रेस है। जिसके मन में जितने भी भड़ास हैं वो कांग्रेस के मंच पे आकर के क्या करता था? उसको उतार देता था। बचाने के लिए एक अभय दीप, अभय दीप की आवश्यकता थी। इस समय कांग्रेस से बढ़कर कोई दूसरी अभय दीप नामक एक चीज न थी, यानी कि कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी संस्था उस समय नहीं थी जो क्या कर सकती थी, इसको, इन लोगों को एक झंडे के नीचे, एक मंच के नीचे एकत्रित कर सकती थी। कांग्रेस ही लोगों के पास प्रथम और अंतिम ऑप्शन था कि हम लोग किसी काम को करने के लिए किसके साथ जुड़े। और लाला लाजपत राय ने तो क्या कहा? लाला लाजपत राय ने क्या कहा? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में आया है, इस पे ध्यान दे लो। लाला जी क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में, ह्यूम के बारे में? ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। ह्यूम क्या थे? स्वतंत्रता के पुजारी थे। और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता है। किसने कहा? ह्यूम के बारे में यह कथन किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो TRE 4 लगा है, इसमें भी ये पेपर आ चुका है, ये प्रश्न आ चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न आ चुका है। इसके अलावा कई भर्ती परीक्षाओं में कथन निष्कर्ष वाले में जैसे किसी व्यक्ति का कथन पूछता है, वहां पर इस प्रश्न की संभावना प्रचुर है। लाला लाजपत राय ने कहा ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की क्या निर्धनता और दुर्दशा पर रोता है। आगे देखते हैं, एक आपके हैं रजनीपाल दत्त, अगला देखते हैं हम लोग। रजनीपाल दत्त, इन्होंने क्या कहा? रजनीपाल दत्त, रजनीपाल दत्त, रजनीपाल दत्त ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिया टुडे। रजनीपाल दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे, ध्यान देना भैया, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे में लिखा कि, इंडिया टुडे में लिखा, ध्यान देना ये इंडिया टुडे किसकी पुस्तक है? आपके एक क्रांतिकारी जीवनीकार लेखक हुए आपके, उनका क्या नाम था? रजनीपाल दत्त। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि क्या लिखा?
कि भाई कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था। लिखा कि कांग्रेस की स्थापना, इन्होंने क्या लिखा, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश सरकार की पूर्व नियोजित, ब्रिटिश सरकार की पूर्व नियोजित योजना का परिणाम है। पूर्व नियोजित योजना का, नियोजित योजना का परिणाम है, योजना का परिणाम है। कहने का मतलब ये इन्होंने बताने का प्रयास किया कि ये जो कांग्रेस की स्थापना की जा रही है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अपने आप से नहीं की जा रही, इसके पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की योजनाएं हैं कि दंगा न भड़के, लोग एक मंच के नीचे आकर के अपनी भड़ास को निकाल सकें, इस वजह से कांग्रेस की स्थापना की जा रही है। आगे देखते हैं, आइए डफरिन के बारे में देखते हैं। डफरिन ने क्या कहा भाई, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा, यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस से हमें डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस क्या है, एक छोटे से वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस क्या है, एक छोटे से वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, जिसकी संख्या क्या है, सूक्ष्म है, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं। यहां तक कि लाला लाजपत वगैरह ने क्या कहा कि कांग्रेस स्वयं डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस को बनाने वाले क्या थे, डफरिन ही थे। उन्होंने पर्दे के पीछे से ह्यूम को एक्टिवेट किया कि आप जाइए एक संगठन बनाइए जिसमें भारत के सभी शिक्षित वर्ग एक झंडे के नीचे आ सकें और भारत में जो अशांति फैल रही है, हमें कार्य करने में बाधा हो रही है, उसमें रुकावट ना आए। लेकिन इनको क्या पता कि ये कांग्रेस इतना बड़ा संगठन बन जाएगा जो आने वाले समय में क्या करेगा, देश को आजाद कराने की मांग करेगा। आगे आइए, कर्जन क्या कह रहा है, और कर्जन ने क्या कहा, ये वही कर्जन है जिसने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया, 5 ईस्वी में किया। बकलोल आदमी सोचा कि बंगाल को हम बांट देंगे तो भारत बट जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी नीतियों का शिकार भारत हुआ, तभी तो आज पूर्वी बांग्लादेश वाला क्षेत्र क्या हो गया, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या नीति थी, बांटो और राज्य करो। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ। आगे आइए, कांग्रेस क्या कहते हैं, अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। क्या कह रहा है कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा रही है, सांसें ले रही है, मौत की घड़ियां गिर रही है, और भारत में रहते हुए मेरी यह अंतिम इच्छा है कि इसको शांतिपूर्वक मरते हुए देख सकूं। कारण क्या है कि 1901 से लेकर के 4 के 5 के समय के मध्य में आप देखोगे कांग्रेस थोड़ा उतना प्रभावशाली कदम नहीं उठा पा रही थी। कारण क्या था कि कांग्रेस को कई लोगों ने क्या किया, कर्जन वगैरह ने देशद्रोही संगठन घोषित कर दिया था। अब कोई संगठन देशद्रोही घोषित हो जाएगा तो उसमें जो व्यक्ति सामने आएगा उसको क्या करेंगे, सरकार उठा करके पिंजड़े में डाल देगी। पिंजड़े का मतलब जेल में डाल देगी, है ना। तो उससे क्या हुआ, लोग बचने का प्रयास कर रहे थे। आगे आइए, फिर कह रहा है कांग्रेस एक गंदी चीज है। भाई कांग्रेस एक गंदी चीज है, यह एक देशद्रोही संगठन। अभी हमने आपसे बताया कि कांग्रेस को क्या घोषित कर दिया इसने, देशद्रोही संगठन। जैसे ही फिर कर्जन वापिस जाएगा 1905 में, तब देखना कांग्रेस कितना एक्टिव हो जाएगी। आगे देखिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ये कह रहे हैं कांग्रेस वास्तव में क्या है, लॉर्ड डफरिन की ही देन है। जो व्यक्ति उस संगठन का अध्यक्ष बना वही स्वयं कह रहा है कि कांग्रेस कोई और नहीं, कांग्रेस किसकी देन है, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस को किसने विकसित किया, किसने पाला पोसा, उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉर्ड डफरिन का ही योगदान है। आगे आइए, आपके लाला लाजपत राय क्या लिखते हैं, चलिए देखिए। लाला लाजपत राय, लाला जी हैं, लाला जी के अनुसार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस
डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा? कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। इसको लाला लाजपत राय ने कहा कि भैया कांग्रेस क्या है? डफरिन के दिमाग की उपज है। और ये कुछ नहीं, कांग्रेस क्या है? शिक्षित लोगों का एक राष्ट्रीय मेला है। इन्होंने ही क्या कहा? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस शिक्षित लोगों का, कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक राष्ट्रीय मेला है। कांग्रेस को राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी? आपके लाला बाबा ने दी। राष्ट्रीय मेला है, राष्ट्रीय मेले की, कांग्रेस शिक्षित लोगों का राष्ट्रीय मेला है। ध्यान देना, कांग्रेस को राष्ट्रीय मेले की शिक्षा किसने संबोधित किया? आपके लाला बाबा ने इसको क्या कह दिया कि जितने शिक्षित लोग हैं वो एक मंच पे आ जाते हैं, अपना बहस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और ये एक प्रकार का मेला जैसे है। आगे आइए, अश्वनी दत्त वगैरह ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में? देखो, बिपिन चंद्र पाल ने क्या कह दिया? बिपिन चंद्र पाल ने बहुत बड़ी बात कह दी। बिपिन चंद्र पाल ये कह दिया, ये याचना वाली संस्था है, यानी याचना करती है, लोगों से मांगती है, हमको आजादी दे दो, हमको आजादी दे दो। मांगने से मौत नहीं मिलती, आजादी क्या मिल जाएगी? आप सुने भी होंगे ना, मांगो तो मौत नहीं मिलती, आगे डाट डाट जीना भी सजा हो जाता है। ये संस्था क्या कह रही है बिपिन चंद्र पाल वाली? इसको याचना संस्था कह दिया, और इसी का नाम बदल करके क्या कह दिया गया? बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा? यहाँ भिखमंगी संस्था है। याचना वाली संस्था यानी भिखमंगी संस्था है। कौन सी वाली? यही आपकी कांग्रेस है। और अश्विनी कुमार ने क्या कह दिया? 3 दिनों का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा ये तो 3 दिनों का तमाशा है। 3 दिन तक क्या करती है? बड़ा टर टर करेगी, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? शांत हो जाएंगे। और इसके बारे में लाला बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे, मेंढक समझते हो ना, बरसात का मेंढक, बरसात का मेंढक कब टर्राता है? साल भर में एक बार, साल भर में एक बार जब बारिश होगी, उसके बाद पूरा 1 साल गुम रहेगा। इन्होंने ये संबोधित किया है कि जो कांग्रेस वाले हैं वर्ष में क्या करते हैं? एक बार तो अधिवेशन करेंगे, एक बार क्या करेंगे? अधिवेशन करेंगे, और सोच रहे हैं कि इसी एक बार के अधिवेशन में हम पूरी 1 साल की भरपाई कर लें। तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि आपके लाल बाल पाल किस विचारधारा के हैं? वो गरम विचारधारा के हैं। गरम दल के प्रमुख नेताओं में किसका नाम आता है? लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये लोग सीधा स्पष्ट बात करना चाहते हैं, घुमा फिरा के नहीं बात करना चाहते। इस वजह से इन्होंने कहा कि भैया साल भर में एक बार टर्राओगे मेढक की तरह तो कुछ ना होने वाला, ना भारत आजाद होगा, ये बस संस्था ही बनी रहेगी। और एक प्रश्न आपसे और पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा। देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास आपसे पूछेगा, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? कांग्रेस का इतिहास लिखा कौन लिखा? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये पट्टाभी सीतारमैया इन्होंने क्या लिखा था? कांग्रेस का इतिहास लिखा था। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? तो पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा। पट्टाभी सीतारमैया, एक ही में कर सकते हो, पट्टाभी सीतारमैया। मैंने तोड़ा इस वजह से कि आपको स्पष्ट पढ़ने में आ जाए। हाँ, एक प्रश्न और बनेगा, जो पट्टाभी सीतारमैया है, एक बार इनसे और इनका नाम आता है। जब आपका 1948 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, 1948 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। कब? 1948 में, हमारी देश की आजादी के बाद जो कांग्रेस अधिवेशन 1948 में हो रहा है, 1948 के अध्यक्ष हैं।
और एक बार इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए और दावा किया था जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस का चुनाव हो रहा था। कब? 1939 ईस्वी में कांग्रेस का जब चुनाव हो रहा था तो आप सुभाष चंद्र बोस का नाम सुने होंगे। उन्हीं की प्रतिस्पर्धा में क्या किए थे, ये चुनाव लड़े थे और हार गए थे। फिर जब पार्टी में मतभेद हो गया, इन्होंने क्या किया था, सुभाष चंद्र ने पार्टी छोड़ दी थी और 1939 में कांग्रेस से अलग होकर के एक नया संगठन बना लिया था भारत, मेरे हिसाब से जी हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में कर दी गई थी। ये वही पट्टाभी सीतारमैया है। ये 1948 में बने थे और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और आप एक व्यक्ति का नाम और सुने होंगे, क्या नाम उनका? तिलक। तिलक, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुने होंगे ना, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक से एक प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है कि इन्होंने क्या कहा था 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें लखनऊ समझौता हुआ, 1916 के अधिवेशन में, 1916 के अधिवेशन में इन्होंने कहा, मैं कहा, क्या कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसको किसने कहा था? आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस अधिवेशन में कहा था? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में कहा था। अभी आप जो बच्चे यूपीपी का पेपर दिए होंगे, यूपीपी के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो ये प्रश्न तो आसान ही है, लेकिन आप इसके बारे में और ये जानिए कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसी में तिलक ने क्या कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके अलावा अब हम लोग क्या करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, समय, स्थान और विशेषता को क्रम से देखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे शुरू करते हैं हम लोग। देखिए एक चीज थोड़ा सा पहले और देख लेते हैं। अगर आपसे मैं प्रश्न ये पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने महिलाएं, यानी कितने अधिवेशन में महिलाओं ने अध्यक्षता की, ऑप्शन आपको दिया गया, आप कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन में, कितने अधिवेशन में, कितने अधिवेशन की अध्यक्षता महिलाओं ने की? महिलाओं ने की। इसको जरूर आप बताना कि कितने बच्चों को यह पता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता महिलाओं ने की। अगर हम आपको विकल्प दें, पहला विकल्प है 3, दूसरा है 5, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 2, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग आते हैं इसमें। अगर अधिवेशन के महिलाओं की अध्यक्षता की बात करते हैं तो एक अधिवेशन 1917 में हुआ। 1917 में जो अधिवेशन हो रहा है, 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट। आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन है? आपकी एनी बेसेंट है। 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की। चलो मैं इस प्रश्न का जवाब बता भी दे रहा हूं, एनी बेसेंट ने। अच्छा, दूसरा 1925 में, 1925 का जो अधिवेशन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? आपके एनी बेसेंट वाला अधिवेशन कहाँ हो रहा है? ये कलकत्ता में हो रहा है, ध्यान देना, ये कलकत्ता अधिवेशन है। और 1925 अधिवेशन की अध्यक्षता आपके करेंगे, क्या नाम है इनका? सरोजिनी नायडू। जी हाँ भैया, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन, ये कहां पे हो रहा है? कानपुर में हो रहा है, ध्यान देना। तो दो नाम तो आप जानते हो। इससे प्रश्न क्या बनेगा? ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है।
और इनसे बनेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपकी एनिवेशन। 2 प्रश्न है। और एक नलिनी सेन गुप्ता है, क्या नाम है उनका? 1933, जी हाँ 33 में बनी नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता ये बनी थी, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी 1885 से लेकर के 1948 तक आपकी 3 बार महिलाओं ने क्या किया है? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक 1917 एनिवेशन, प्रथम भारतीय अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, चाहे देशी या विदेशी। उसके बाद 1925 सरोजनी नायडू, कानपुर वाले में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और नलिनी सेन गुप्ता 1933 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसके बाद हम लोग यही देख लेते हैं कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन कौन कौन सा हुआ था। ये कांग्रेस, इस प्रश्न का जवाब क्या सही हुआ भाई? 3। ध्यान देना, ये समय की बात करें तो 1885 से लेकर के 1948 की हमने बात की। अगर पूरे कांग्रेस की बात करेंगे, ये राहुल गांधी वाली पार्टी कांग्रेस, तो अब तक 5 हो गई हैं। एक बार ये अध्यक्षता की थी, क्या नाम उनका? इंदिरा गांधी ने की है, और एक बार सोनिया गांधी ने की है। अगर कुल मिलाकर के बात करेंगे अभी तक तो 5 महिला अध्यक्ष हुई हैं, लेकिन वो आजादी के तक, हमारा संविधान लागू होने के पहले तक 3 महिला अध्यक्ष थी, एनिवेशन, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। और कुल कितनी महिलाओं ने अभी तक अध्यक्षता की है? अभी तक तो 5 है। एक बारी बनी थी आपकी इंदिरा गांधी और एक बारी सोनिया गांधी बनी थी। आगे देख लेते हैं प्रमुख जो है क्या, जो विशेष अधिवेशन बुलाए गए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन। जो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, देखो विशेष अधिवेशन का क्या मतलब हुआ? एक कांग्रेस हर साल अपनी साल भर में एक बारी मीटिंग बुलाती थी, और ये जो विशेष मीटिंग है वो किसी विशेष मुद्दे को, जैसे आप सुनते हो ना कि प्रधानमंत्री की विशेष बैठक बुलाई गई, स्पेशल बैठक किसी मैटर को लेकर के, तो वैसे ही क्या होता है, कांग्रेस की साल भर के अलावा कुछ वर्ष स्पेशल बैठक बुलाई गई। उनमें बैठकों में क्या क्या है? 1918 का समय है, 1918 ईस्वी में सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में बंबई में एक बैठक बुलाई गई थी। इसी समय तो क्या हो रहा था, कांग्रेस का 1918 में दूसरी बार विभाजन होगा। दूसरी बार विभाजन होगा। दूसरी बार क्या होगा? कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था कि नहीं? 1907 के सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में 1907 के सूरत अधिवेशन में पहली बार विभाजन हुआ। फिर 1916 में ये लोग झंडे के नीचे है, एक मंच के नीचे है। उसके बाद दोबारा 1918 में क्या होता है? विभाजन होता है। उसके बाद 1920 में आओगे तो इसकी अध्यक्षता किसने की? लाला बाबा ने की, लाला लाजपत महोदय ने की। और ये अधिवेशन कहाँ हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? जो आपका 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन था ना, असहयोग आंदोलन, उसी को संस्तुति दी गई थी, उसी को स्वीकार किया गया था, यानी असहयोग आंदोलन के लिए विशेष मीटिंग बुलाई गई। 1923 ईस्वी में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में अधिवेशन होता है। सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष, ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। बाद में सबसे लंबे समय तक 1940 से लेकर के 1945 तक भी ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनसे 2 प्रश्न आपका छपेगा। एक, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आजाद महोदय। और कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फिर भी इन्हीं का नाम है। आगे आइए, 1946 संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार का गठन। इस दौर में एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी जब 2 गुट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में नहीं बन रही थी, तो वहां पर एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी और वो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। 1947 की बात करें तो 1947 का जो विशेष अधिवेशन हुआ, आपके भारत के पहले राष्ट्रपति बनने वाले, क्या नाम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के लाल,
दिल्ली अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। ध्यान देना, आपसे पूछेगा कि जब हमारा देश आजाद हो रहा है तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो जेबी कृपलानी ही सही है, जेबी कृपलानी सही है, कृपलानी। हमारे देश की आजादी के समय, हमारे देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, जेबी कृपलानी सही है। ठीक, लेकिन 1947 का जो विशेष अधिवेशन हो रहा है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लगभग 30-35 मिनट के आसपास का हो रहा है। अभी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो, छोटा तो नहीं हो पाएगा, कम से कम आधे घंटे 40 मिनट लगेगा। अब हम लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, वर्ष, स्थान, विशेषता और अध्यक्ष, इसको बहुत विधिवत पढ़ेंगे। और ये चीजें जो आपने सीखा, इसमें अगर आपको कुछ नया लगा हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। लाइक करने के साथ साथ हर व्यक्ति अपने एक एक मित्र को जरूर शेयर करें वीडियो को, जिससे हम जो मेहनत कर रहे हैं, अगर ये आपको मेहनत अच्छी लग रही हो तो शेयर करना, नहीं अच्छी लग रही हो तो डिसलाइक कर देना वीडियो को। अगर आपको ये लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके लिए हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये भाग फर्स्ट हम कर देंगे। ये भाग क्या है, भाग आपका पहला हो जाएगा, और इसके बाद एक भाग लेकर के हम और आएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो भाग दूसरा हो जाएगा। दो भागों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।